अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने सोमाली लैंड को जो है रिकग्नाइज़ कर लिया, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया में और अरब दुनिया में खलबली मच गई है। और इसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हैं कई नाक़दीन के ख़्याल में। सोमाली लैंड बुनियादी तौर पे ब्रिटिश कॉलोनी था, जबकि जो तकरीबन सोमालिया के नॉर्थ में है, और ये पोर्ट ऑफ एदन से बड़ा करीब है, रेड सी के बड़ा करीब है। और स्पेशली जो यमन में हौसी रेबल्स लड़ रहे हैं, जिन्होंने इसराइली मफादात पर हमले किए हैं, इसराइल उनको टारगेट कर सकता है अगर उसको सोमालिया में कोई नेवल बेस, सोमाली लैंड में नेवल बेस मिल जाए। तो नॉर्दर्न सोमालिया या सोमाली लैंड जो है ये ब्रिटिश कॉलोनी था। जो सदर्न है, जिसका कैपिटल मोगादिशो है और वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट है, वो जो है वो इटालियन के कब्ज़े में था, जबकि जिबूती जो है वो फ्रेंच के कब्ज़े में था। सोमाली जो है वो बलोच और कुर्दों की तरह, जिस तरह बलोच जो है वो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और ईरान में हैं, या कुर्द जो हैं इस शाम में, इराक़ में, ईरान में और टर्की में हैं, इसी तरह ये जो सोमालिया के लोग हैं, ये इथियोपिया में भी हैं, जिबूती में भी हैं, कुछ केनिया में भी हैं और सोमालिया में भी हैं। ये भी इसी तरह डिवाइडेड हैं। तो लेकिन इनमें सोमालिया का जो मसला था वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं था, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के लोग, और इवन जो जिबूती और इथियोपिया या केनिया में भी सोमाली रहते हैं, उनकी तकरीबन लैंग्वेज सेम है, डायलेक्ट डिफरेंट है। लेकिन इनमें जो है वो कबायली वो है दारूद, हवैये, दिर, राहिनविन, ये 4-5 इनके कबाइल हैं। कुछ कबाइल की जो है वो डोमिनेशन साउथ में है और कुछ की नॉर्थ में है। तो इसका एक ये इम्प्लिकेशन होगा कि अफ्रीका में, क्योंकि कबायली लड़ाइयाँ काफ़ी हैं, अब ये मुमकिन है कि अगर कबायली लड़ाइयाँ वहाँ पर होती हैं तो उसकी सूरत में उनमें से कोई कबीला उठ के इलाके पे कब्ज़ा कर ले और फिर इसराइल से कहे कि वो उसको रिकग्नाइज़ करे। टर्की को इससे सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसराइल बहुत टाइम से इराकी कुर्दिस्तान, टर्किश कुर्दिस्तान या सीरियन कुर्दिस्तान और ईरानी कुर्दिस्तान में इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान चाहता है, और वहाँ चाहता है कि मिडिल ईस्ट के हार्ट में, अरब दुनिया के हार्ट में वो आकर बैठे। तो टर्की को इस पर बड़ी परेशानी है, क्योंकि टर्की ने अपनी जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तहरीक थी, जो अब्दुल्ला ओजलान की, उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। और अब्दुल्ला ओजलान ने टर्किश जो ग्रुप्स हैं उनसे हथियार डालने का भी कह दिया है। अब्दुल्ला ओजलान गो कि टर्की में एक्टिव है, लेकिन वो एक तरीके से टर्किश नेशनलिज्म का गॉड फादर माना जाता है, और वो 25 साल से, अब तकरीबन ज़्यादा का अरसा हो गया, वो टर्की की जेल में है। उसको जो शाम की सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो भी उसको अपना गॉड फादर मानती है। इसी तरह इराक़ में भी गो कि जलाल तालिबानी और बरज़ानी का डोमिनेशन है, लेकिन नज़रियाती तौर पे इराक़ में भी उसको रिस्पेक्ट की जाती है उसकी, और ईरान में भी रिस्पेक्ट की जाती है। अब एसटीएफ रह गई, और एसटीएफ के हवाले से टर्की के इख्तलाफात हैं इस शाम से, और बशारुल असद से बुनियादी तौर पे इसी हवाले से इख्तलाफ था। तो वो एक मसला है कि टर्की को ये खदशा है कि ऐसा ना हो दोबारा कुर्दों की मूवमेंट, और इसराइल कोशिश करे कि कोई आज़ाद कुर्दिस्तान बनाने की कोशिश करे, जिससे टर्की के मफादात को धचका लगे। मुस्लिम दुनिया के कुछ ममालिक और अरब दुनिया के कुछ ममालिक में लाजमी बात है, ये खदशा है कि इसराइल ने लिबिया, सोमालिया, इंडोनेशिया और कुछ ममालिक को अप्रोच किया था, और उनसे कहा था कि फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस करके वहाँ पर आबाद कर दिया जाए। तो ख़दशा ये है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ पर जो है वो आबाद किया जा सकता है। लेकिन जो इज़राइल का एक साबिक सफ़ीर है, उसने अल जज़ीरा को कहा कि इनका प्राइमरी टारगेट जो है वो हौसी रेबल्स हैं। ये जो सोमाली लैंड है, ये बाब मंडब के करीब है, और बाब मंडब जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है और स्ट्रेट ऑफ मलाका है, बे ऑफ गुड होप है, बॉस्फोरस है, ये दुनिया के चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स वो होते हैं कि जहाँ समंदर में आकर एक नैरो लेन बन जाती है और वहाँ से जहाज़ों को गुजरना पड़ता है। तो सबसे जो कंजस्टेड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, जो ईरान के करीब है, और हमारे बलूचिस्तान का जो गवादर है इसके भी करीब है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, और ये उसके अलावा ये बाब मंडप है, और बासफोरस है, या
बे ऑफ गुड होप है, यहाँ से भी बड़ी शिपिंग होती है। बाब मंडप से ख्याल किया जाता है कि दुनिया की 1/3 ऑयल की शिपिंग होती है। तो अगर वहाँ पर इसराइल बैठ जाता है तो वो ऑयल की शिपिंग पर भी एक तरीके से बराजमान होगा, और उसको आसानी से हौसी रेबल्स को जो है वो टारगेट करने में आसानी होगी। लेकिन कई नाक़िदीन का ख़्याल है कि इसराइल ने तो उसको रिकग्नाइज़ किया, जब तक इसराइल वहाँ नेवल बेस नहीं बनाता, मिलिट्री बेस नहीं बनाता, शायद ये चीज़ इतनी कारगर ना हो। और उसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका का क्या रद्द अमल है, क्योंकि अब अभी तक की जो मीडिया इत्तलात है उसमें ट्रम्प ने ये कहा है कि वो इस मसले को देख रहा है। लेकिन अगर अमेरिका के अरब इत्तेहादी, स्पेशली सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इसकी भरपूर मुखालफत करें, तो शायद अमेरिका इसको रिकग्नाइज ना करे। लेकिन यहाँ पर भी अरब दुनिया तकसीम नज़र आती है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस मसले पे निस्बतन खामोशी इख्तियार की हुई है, या उसका रद्द अमल इतना सख्त नहीं है। कतर का इस मामले पे बड़ा सख्त रद्द अमल है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की सोमाली लैंड में पहले से मौजूदगी है, लेकिन कतर ने इसकी भरपूर मुखालफत की है। सऊदी अरब ने भी किसी हद तक इसकी भरपूर मुखालफत की है। इससे ये भी मामला हो सकता है, पाकिस्तान को भी इस पे तशवीश है। लाजमी बात है, पाकिस्तान ये सोचता है कि कल अगर फ़र्ज़ करें कि बलूचिस्तान में बलूच सेपरेटिस्ट इसी तरह की कोई सेपरेटिस्ट मूव करते हैं, और इसराइल या कोई इसराइल समेत कोई दूसरा मुल्क उनको इस तरह रिकग्नाइज करे, तो ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ होगा। इससे जो दुनिया भर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है उनको हो सकता हो किसी हद तक दवाम मिले, किसी हद तक तक़वियत मिले। लेकिन असल तक़वियत उसी वक्त मिल सकती है जब अमेरिका और मगरबी दुनिया उसको तस्लीम करे। बज़ाहिर मगरबी दुनिया जो है वो और बैनुल-अक़वामी बरादरी उसको तस्लीम इतने जोश व खरोश से करने नहीं जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना अहम इजलास भी इस मसले पे बुलाया हुआ है, लेकिन इसकी बहरहाल जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अफ़्रीका के लिए हैं। उसकी वजह यह है कि अफ़्रीका में पहले ही सूडान समेत इवन यमन में भी बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं जो किसी भी वक्त अलहदगी की तरफ जा सकती हैं। और अफ़्रीका में ट्राइबल दुश्मनी पहले ही कई इलाक़ों में है। तो जहाँ कौमें या ममालिक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पे मारिज़ वजूद में आए थे, अब कभी इम्कान यह है कि अगर सोमाली लैंड को तस्लीम कर लिया गया तो फिर अफ़्रीका में कबायली तकसीम भी होगी, और मुमकिन तौर पे अफ़्रीका की बैल्कनाइजेशन हो सकती है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में जो कुर्द इलाके हैं वहाँ पर उनको बड़ी जिला मिलेगी, क्योंकि कुर्दों के कुछ ग्रुप्स के इसराइल से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो चाहते हैं कि इसराइल उनकी आज़ादी के लिए उनको सपोर्ट करे। इसराइल का ये इंटरेस्ट है कि अगर इराक, ईरान, सीरिया या टर्की के कुर्द आज़ाद होते हैं तो उसको वहाँ पर अपनी मौजूदगी का मुमकिना तौर पे अपनी मौजूदगी की जगह मिल जाएगी। इसमें कुर्दों की जो पॉलिसी है उसको भी कुछ लोग मुनाफिकाना करार देते हैं, क्योंकि स्पेशली सीरिया और तुर्की में जो कुर्द हैं वो लेफ़्ट विंग हैं, और लेफ़्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इसराइल की जेनोसाइडल पॉलिसी, उसकी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, उसकी सेटलर कॉलोनियल स्टेट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जो कुर्दिस्तान के लेफ्टिस्ट कुर्द हैं उनके साथ सूरत हाल डिफरेंट है, तो वो इसको जस्टिफाई करते हैं और वो कहते हैं हमें कहीं से भी अगर मदद मिलेगी तो हम लेंगे। तो इस सोमाली लैंड की रिकग्निशन की जो इम्प्लिकेशंस अफ्रीका के लिए हैं, फ़लस्तीनियों के लिए हैं और मुस्लिम दुनिया के लिए हैं। लेकिन अगर अरब ममालिक जो जिन्होंने हाल ही में ट्रम्प से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के माहदे किए हैं, अगर वो अपने रस्म रसूख को इस्तेमाल करती हैं तो कभी इम्कान है कि इसराइल को इतनी खातिर खा कामयाबी हासिल ना हो, और सिर्फ एक मुल्क के तस्लीम करने से, गो कि वो सिग्निफिकेंट मुल्क है, सोमाली लैंड को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सोमाली लैंड में अवाम ने इसका खैर मकदम किया है और उस पे उन्होंने खुशी का इजहार भी किया है, लेकिन मोगादिशो वग़ैरह में मुज़ाहरे हुए हैं। एक कॉम्प्लिकेशंस ये भी है कि अल शबाब जनूबी सोमालिया में, मोगादिशो वग़ैरह में ऑलरेडी एक्टिव है। अगर इसराइल अपनी मौजूदगी वहाँ पर बरकरार रखने की कोशिश करता है या मौजूद होने की कोशिश करता है, कोई मिलिट्री बेस बनाता है, कोई नेवल बेस बनाता है, तो कभी इम्कान ये है कि वहाँ पर अल शबाब या इस्लामिक स्टेट की कोई इत्तेहादी
ایمرج ہو جائے، اور اس سے پھر خطہ جو ہے یہ صومالی لینڈ جو نسبتاً دہشت گردی سے محفوظ رہا ہے 1991 سے لے کر اب تک، اس میں دہشت گردی ہو، تو اس کے امپلیکیشن صومالی لینڈ کے لیے بھی ہیں، افریقہ کے لیے بھی ہیں، فلسطین کے لیے بھی ہیں، اور مسلم دنیا کے لیے بھی ہیں۔